नमस्ते। सोचिए, एक पौराणिक कथाओं का राजा और 20वीं सदी का एक बिल्कुल आम इंसान, इन दोनों में आखिर क्या एक जैसा हो सकता है? आज हम हिंदी साहित्य की एक बहुत ही कमाल की कहानी राजा निर्बंसिया की गहराई में उतरने वाले हैं। ये कहानी दिखाती है कि कैसे दो जिंदगियां जो सदियों के फासले पर हैं, एक ही जैसे दुखद संघर्ष में उलझ जाती हैं। तो चलिए, इस कहानी में छिपे गहरे संदेश को समझने की कोशिश करते हैं। एक राजा निर्बंसिया थे। ये लाइन, ये सिर्फ एक कहानी की शुरुआत नहीं है, बल्कि एक गूंज है जो बार बार पूरी कहानी में लौट कर आती है। ये हमें फौरन किसी पुरानी दादी नानी की कहानी की दुनिया में ले जाती है ना? पर असल में ये वो पहली ईंट है जिस पर एक दूसरी और कहीं ज्यादा कड़वी हकीकत की कहानी खड़ी होने वाली है। तो चलिए अब मिलते हैं हमारी कहानी के दो नायकों से। एक है किस्से कहानियों का और दूसरा है असल जिंदगी का। इनकी दुनियाएं एकदम अलग हैं, पर जैसा कि हम देखेंगे, इनकी किस्मत ना एक बहुत ही दुखद धागे से बंधी हुई है। तो ये हैं हमारे दो राजा। एक तरफ है लोक कथा का वो राजा जिसके पास सब कुछ है, एक भरा पूरा राजपाट, एक खूबसूरत रानी, बस एक वारिस नहीं है। और दूसरी तरफ है जगपति, एक मामूली क्लर्क जिसे लोग मजाक में राजा बुलाते हैं, और वो भी अपनी छोटी सी दुनिया में ठीक उसी खालीपन से लड़ रहा है। देखिए, दोनों के लिए संतान का ना होना सिर्फ एक कमी नहीं है, ये एक ऐसी परछाई है जो हर पल उनकी पहचान पर, उनके होने पर सवाल खड़े करती है। कहते हैं ना, हर कहानी में एक मोड़ आता है, एक पल जो सब कुछ बदल देता है। तो अब देखते हैं कि कैसे इन दोनों राजाओं की जिंदगी में संकट आता है और कैसे ये संकट दोनों की दुनिया को बिल्कुल अलग-अलग तरीकों से आजमाता है। अब देखिए, संकट भी कितना अलग है। जहां पौराणिक राजा का गायब होना एक रहस्य है, एक कहानी का हिस्सा है, वहीं जगपति का संकट वो एकदम सच्चा है, क्रूर है। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि डाकुओं का एक जानलेवा हमला है। एक हमला जो उसे गोली लगने के बाद लाचार हालत में अस्पताल पहुंचा देता है। उसकी हकीकत वो किस्से कहानियों की नहीं, बल्कि खून और दर्द की है। और इसी अस्पताल के माहौल में कहानी का एक और बहुत अहम किरदार सामने आता है, बचन सिंह, कंपाउंडर। और अब उसके हाथों में सिर्फ दवाइयां नहीं, बल्कि जगपति के भविष्य को तय करने की ताकत भी आ जाती है। उस बेरुखी भरे माहौल में चंदा का सिर्फ एक आंसू काफी है। हमदर्दी का ये एक छोटा सा पल, जब बचन सिंह मरीज से परे जाकर एक इंसान के दर्द को महसूस करता है। ये एक ऐसा लम्हा है जिसके नतीजे बहुत बहुत बड़े होने वाले हैं। अब बचन सिंह मदद की पेशकश करता है, लेकिन यह मामला इतना सीधा नहीं है। ये सिर्फ दवाओं का नहीं, ये पैसों का मामला है। और जगपति के लिए किसी की खैरात या कर्ज लेना उसके सम्मान पर, एक मर्द होने की उसकी पहचान पर एक सीधा हमला है। अब लड़ाई जिस्मानी नहीं रह जाती, ये मर्दानगी के अभिमान की बन जाती है। जगपति को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है, उसके लिए कर्ज कोई मामूली लेन देन नहीं है। ये कोड़ है, एक ऐसी नैतिक बीमारी जो सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा को भी धीरे धीरे गला देती है। ये उसके चरित्र पर एक ऐसा दाग है जिसे वो कभी धोना नहीं चाहता। अब चंदा अपने पति के घायल स्वाभिमान और उसे बचाने की जरूरत के बीच फंस जाती है, और वो एक ऐसा फैसला लेती है, एक ऐसा झूठ बोलती है जो अनजाने में उन्हें सीधे एक बड़ी त्रासदी की तरफ धकेल देता है। तो चंदा जगपति के अहंकार को बचाने के लिए एक कहानी गढ़ती है, अपने सोने के कड़े बेचने का एक नेक झूठ। ये प्यार में उठाया गया कदम था, मकसद था उसके स्वाभिमान की रक्षा करना। पर विडंबना देखिए, यही झूठ अविश्वास का वो बीज बो देता है जो उनके रिश्ते को तबाह कर देगा। ये लम्हा, ये बहुत तनाव भरा है। एक खामोश सौदा होता है जिसमें पैसों का कर्ज चुपचाप एक कहीं ज्यादा भारी जिम्मेदारी में बदल जाता है। कड़े चंदा के कलाई पर वापस पहना दिए जाते हैं, लेकिन अब वो सिर्फ गहना नहीं रहे, वो उनके बीच एक गहरे राज और कुर्बानी का प्रतीक बन चुके हैं। और घर वापस आने पर राजा निर्बंसिया का ताना अब सिर्फ एक लोक कथा नहीं रहता, ये एक हथियार बन जाता है, एक सार्वजनिक मजाक जो सीधे जगपति की मर्दानगी पर चोट करता है। ये ताना उसे अंदर ही अंदर खाए जाता है, हर पल उसकी नाकामी का एहसास दिलाता है। इस बहुत ही कोमल और प्यारे पल में वो चंदा को अपनी पत्नी की तरह नहीं, बल्कि एक बच्ची की तरह देखता है, एक मासूम रूह जिसे उसकी हिफाजत की जरूरत है। प्यार और मासूमियत की ये छवि उस सच्चाई को और भी ज्यादा विनाशकारी बना देगी जो बस सामने आने ही वाली है।
लेकिन प्यार का ये सुकून भरा लम्हा एक झटके में टूट जाता है। तकिए के नीचे कुछ कठोर, कुछ अनजाना सा महसूस होता है, एक ऐसी चीज जिसे वहां बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। वो कड़े बस झूठ सामने आ चुका है, और उस खामोशी में जगपति का दिमाग शक की एक ऐसी आंधी में घिर जाता है जो सब कुछ उड़ा ले जाती है। प्यार और भरोसे की जगह एक जहरीला संदेह ले लेता है। और यहीं से ये दो कहानियां जो अब तक एक साथ चल रही थीं, दो बिल्कुल अलग मंजिलों की तरफ मुड़ जाती हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे मिथक अपना समाधान ढूंढ लेता है, जबकि हकीकत पूरी तरह बिखर जाती है। ये फर्क बिल्कुल साफ है। लोक कथा के राजा के लिए समाधान का रास्ता आस्था और दैवीय चमत्कारों से होकर गुजरता है, लेकिन जगपति के लिए कोई चमत्कार नहीं है। उसके लिए सिर्फ पैसे, कर्ज और अविश्वास से चलने वाली आधुनिक दुनिया की कठोर हकीकत है। आखिर में ये समझना जरूरी है कि जगपति का असली दुश्मन कोई बंदूक वाला डाकू नहीं है। उसकी लड़ाई तो एक कहीं ज्यादा महीन और विनाशकारी चीज से है, आधुनिक दुनिया में कर्ज के अदृश्य जहर से। असल में ये सिर्फ एक कर्ज नहीं था, ये 3 कर्ज थे जो उसका दम घोट रहे थे। एक बचन सिंह का पैसों का कर्ज, दूसरा अपनी ही मर्दानगी का कर्ज कि वो परिवार नहीं पाल पा रहा, और तीसरा सबसे जहरीला उस शक का नैतिक कर्ज जो उसे अंदर से खाए जा रहा था। और आखिरी चोट वो गांव की अफवाहों से लगती है। ये गपशप एक अंतिम फैसले की तरह काम करती है। ये उसके सबसे बुरे डर की पुष्टि कर देती है और उसे अपने ही जहन में एक नाकाम आदमी और नाकाम पति के तौर पर मुजरिम ठहरा देती है। अपने सुसाइड नोट में जगपति अपने असली कातिल का नाम बताता है, और वो कोई इंसान नहीं था। वो कहता है, मैंने अफीम नहीं, रुपए खाए हैं। उन रुपयों में कर्ज का जहर था, उसी ने मुझे मारा है। उसने कर्ज के अमूर्त अथाह बोझ को खा लिया था, एक ऐसा जहर जिसने उसके शरीर को नहीं बल्कि जीने की इच्छा को ही खत्म कर दिया। और इस तरह हमारी 2 कहानियां खत्म होती हैं। पौराणिक राजा अपने पीछे मंदिरों और एक सुरक्षित राजवंश की विरासत छोड़ जाता है, सब कुछ ठीक कर देता है, जबकि आधुनिक इंसान जगपति अपने पीछे सिर्फ पछतावे से भरे 2 खत और एक हताश गुहार छोड़ जाता है जो कभी सुनी नहीं जाएगी। तो ये कहानी हमें इस एक बहुत शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाती है, हमारे समय का असली जहर क्या है? शायद सबसे घातक ताकतें वो नहीं हैं जिन्हें हम देख या छू सकते हैं, बल्कि वो हैं अभिमान, कर्ज और संवादहीनता के अदृश्य दबाव जो चुपचाप हमारी जान ले लेते हैं।